हड़प्पा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना? दुनिया के सबसे पुराने, सबसे रहस्यमय शहरों में से एक। पर क्या हम सच में जानते हैं इस प्राचीन शहर को? तो सवाल यही उठता है कि भाई 1920 के दशक में जब हड़प्पा की इतनी बड़ी खुदाई हो चुकी थी, तो फिर 60 साल बाद 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट्स वहां वापस क्यों गए? मतलब एक ऐसी जगह को दोबारा खोदने का क्या तुक बनता है जिसे खोजा जा चुका माना जाता था? यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इसको ऐसे समझते हैं, जो पहले की खुदाई थी ना 1920 वाली, उसका फोकस था बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार कलाकृतियां, मतलब वो चीज़ें जो म्यूजियम में सजाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन 1980 का मिशन, वो बिल्कुल अलग था। इस बार रिसर्चर्स का ध्यान सिर्फ ईंटों और मूर्तियों पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर था जो वहां रहते थे। वो लोग कैसे जीते थे, क्या खाते थे, उनका आसपास का माहौल कैसा था। मकसद था पुरानी घिसी-पिटी सोच से आगे बढ़कर असलियत को जानना। अब देखिए, इस नए मिशन के लिए एक एकदम नया तरीका चाहिए था। जो नई टीम पहुंची ना, वो अपने साथ लाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक कह सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रैटेजी। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर इसका सीधा मतलब है कि अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को साथ लाया गया। जैसे बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, सब मिलकर काम कर रहे थे। ये कोई खजाने की खोज नहीं थी, ये तो एक तरह की साइंटिफिक जासूसी थी। और ये जो तस्वीर है ना, ये इस नए अंदाज को एकदम साफ दिखाती है। ये 1986 में बनाया गया उनका बेस कैंप और कंजर्वेशन लैब है। सोचिए जरा, खुदाई वाली जगह पर ही एक पूरी की पूरी लैब। इसका फायदा ये था कि जैसे ही कोई नाजुक चीज मिलती, मान लीजिए कोई हड्डी या किसी बर्तन पर बचा हुआ पेंट, उसे फौरन ट्रीट किया जा सकता था, ताकि कोई भी कीमती जानकारी जाया ना हो। हाँ, पर असल खुदाई शुरू करने से पहले उन्हें पूरा ग्राउंड वर्क करना था। सबसे पहला काम, पूरी साइट का एक नया मॉडर्न नक्शा बनाना, क्योंकि जो पुराने निशान थे वो सब गायब हो चुके थे। इसके बाद जमीन की सतह का बहुत बारीकी से सर्वे हुआ, ये पता लगाने के लिए कि कहां पर वर्कशॉप जैसी कोई खास जगह हो सकती है। और जैसा कि हमने देखा, कॉन्जर्वेशन यानी चीजों को बचाने का काम तो सबसे जरूरी था ही। मतलब हर कदम बहुत ही सटीक और साइंटिफिक तरीके से लिया जा रहा था। और फिर टीम उस जगह पहुंची जहां से हड़प्पा के लोगों की असल कहानियां बाहर आने लगीं। और वो जगह थी कब्रिस्तान R37। सही मायने में यहीं से साइंस ने उन पुराने लोगों के जीवन की दबी हुई आवाजों को सुनना शुरू किया। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। इससे पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट कितने ज्यादा ध्यान से काम करते हैं। ये एक बरियल का, दफन 170A का डिटेल्ड प्लान है। देखिए, किसी भी चीज को उसकी जगह से हिलाने से पहले हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। कंकाल किस हालत में है, एक एक मोती कहाँ पड़ा है, हर बर्तन कहाँ रखा है। हर छोटी से छोटी डिटेल अपने आप में जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना होती है। और इन छोटी छोटी डिटेल से जो कहानी सामने आई, वो बहुत ही पर्सनल थी। जैसे महिलाओं को उनकी बाईं कलाई में शंख की चूड़ियों के साथ दफनाया गया था। किसी एक के गले में काले पत्थर का एक सुंदर सा ताबीज मिला। एक और कंकाल के टखने पर, सोचिए, करीब 300 छोटे छोटे मोतियों से बनी पायल थी। अचानक से वो सिर्फ एक कंकाल नहीं रह गया था, वो एक इंसान की कहानी बन गया था। इतना ही नहीं, हड्डियों ने तो खुद अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी। जब कंकालों का एनालिसिस हुआ तो पता चला कि कई लोगों की गर्दन में सिवियर आर्थराइटिस था, मतलब गठिया की गंभीर बीमारी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद सिर पर भारी बोझ ढोने की वजह से हुआ होगा। ये उनके रोज के मेहनत, मशक्कत और मुश्किलों का एक सीधा सा सबूत था। और फिर उनके खाने पीने की आदतें भी सामने आईं। जितने भी कंकाल जांचे गए, उनमें से लगभग 43.6% के दांतों में कैविटीज थीं। अब ये क्या बताता है? ये इस ओर इशारा करता है कि वो लोग खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। उनके खाने में अनाज और कार्बोहाइड्रेट्स काफी थे। सीधी सी बात है, जैसा उनका खाना था वैसा ही असर उनके शरीर पर दिख रहा था। तो ठीक है, कब्रिस्तान की कहानियों से अब हम चलते हैं उस जीते जागते शहर की तरफ। इस नई खुदाई ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि हड़प्पा सिर्फ घरों का एक शहर नहीं था। ये तो इंडस्ट्री और क्राफ्ट्समैनशिप, मतलब उद्योग और कारीगरी का एक जीता जागता, धड़कता हुआ सेंटर था। एक उदाहरण देखें, ये देखिए, ये माउंड ई नाम की जगह पर मिली एक बहुत बड़ी पॉटरी किल्न, यानी मिट्टी के बर्तन पकाने की भट्टी का प्लान है। इसका साइज और इसका डिजाइन ही ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ बड़े लेवल पर एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोडक्शन होता था।
ये लोग सिर्फ अपने घर के लिए बर्तन नहीं बना रहे थे, ये तो शायद व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर बना रहे थे। और बनाते भी क्या थे? वाह, बाईं तरफ देखिए, ये तो क्लासिक यूनिकॉर्न वाली मोहर है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान ही बन गई है ये। और दाईं तरफ ये छोटे छोटे जिन पर कुछ लिखा हुआ है, टोकन है। इन वर्कशॉप्स में बनी ये चीजें दिखाती हैं कि उनकी कारीगरी कितनी जबरदस्त थी और वो लिखने की कला का भी इस्तेमाल करते थे। पर एक मिनट, सवाल ये है कि ये सब बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से आता था? इसका जवाब इस टेबल में है। लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, कारेलियन गुजरात से, स्टेटाइट राजस्थान से। मतलब हड़प्पा सैकड़ों, यहां तक कि हजारों मील तक फैले एक जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क का सेंटर था। सच कहें तो ये एक तरह की ग्लोबल वर्कशॉप थी। तो अब तक हमने क्या देखा? इस नई खुदाई ने हमें लोगों के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनके काम धंधे के बारे में बहुत कुछ बता दिया। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खोज तो अभी बाकी थी। एक ऐसी खोज जो हड़प्पा के पूरे इतिहास को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वो खोज थी ये। खुदाई में पता चला कि जिसे हम मैच्योर हड़प्पा शहर के नाम से जानते हैं ना, वो अचानक से नहीं उगाया था। उसके भी नीचे एक और पुराना शहर दबा हुआ था। इस नई टाइमलाइन के हिसाब से हड़प्पा की कहानी लगभग 3300 ईसा पूर्व में ही शुरू हो गई थी। इसे अर्ली हड़प्पन पीरियड कहा गया। मतलब साफ था, इस शहर की जड़ें हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा गहरी थीं। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि 1980s के दशक की इस खुदाई ने हड़प्पा की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। वो सिर्फ एक खूबसूरत खामोश खंडर नहीं था। मॉडर्न साइंस ने हमें दिखाया कि वो एक जीता जागता, लगातार बदलता हुआ समाज था। एक ऐसा शहर जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक फलता फूलता रहा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर नई टेक्नोलॉजी और नए सवाल हड़प्पा जैसे इतने मशहूर शहर की कहानी को इतना ज्यादा बदल सकते हैं, तो जरा सोचिए, हमारी जमीन के नीचे और न जाने कितने ऐसे राज दफन होंगे जो बस दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।